हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अप्रैल महीने की हर वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होंगे। इसके पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 के तीनों वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए, तो आप उसको भी देख लें। अप्रैल महीने में मैंने अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स कवर किए हैं। इन 50 पॉइंट्स के अंतर्गत मैं आपको सप्लीमेंट नॉलेज भी दूंगा, सो कॉपी और पेन आप साथ में रखें जिससे आप एडिशनल चीज़ें नोट कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। ठीक है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम याद करके जाइएगा आप एग्ज़ाम में। इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम है। वर्ल्ड अर्थ डे हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारा इस वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का एम ये है कि ये हमें रिमाइंड कराता रहे दैट वी कैन प्रोटेक्ट द अर्थ। ठीक है ना, इसलिए हम वर्ल्ड अर्थ डे को साल में एक बार बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल रहेगा ये। इंडिया की आप रैंक ज़रूर याद करके जाइएगा। इंडिया की रैंक है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है ना, इसका जो टॉप टॉप है जो इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो देश है नॉर्वे। ठीक है ना, बेसिकली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, है ना, उसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ टॉप 10 में हैं इसमें। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर लें तो चाइना की बहुत ख़राब स्थिति है, वो 177 है आउट ऑफ 180। ठीक है, नॉर्थ कोरिया सबसे बॉटम में आता है 180 में। उसके बाद अगर पाकिस्तान की हालत देखें तो पाकिस्तान 145, एक रैंक नीचे है इंडिया के। ठीक है ना, तो पाकिस्तान की रैंक 145 है। इसको बेसिकली जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है वो पब्लिश कौन करता है? तो ये आप याद रखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको पब्लिश करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है माउंट मैटरहॉर्न के बारे में। ठीक है ना, माउंट मैटरहॉर्न। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में ये पड़ता है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि बेसिकली अभी देखा गया कि इस माउंटेन में इंडिया के फ्लैग को दिखाया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, पेंडेमिक इंडिया में है, और इससे डील करने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छे से डील किया है, लॉकडाउन लगाया है। ठीक है, और मतलब प्री एक्शन एक प्रकार से लिया है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो भी हमारे यहाँ का कम है कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं एकॉम्प्लिशमेंट के तौर पर स्विट्ज़रलैंड ने माउंट मैटरहॉर्न में इंडिया का फ्लैग शो किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट चैंपियनशिप के बारे में। इस बार का वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट चैंपियनशिप कहाँ होने वाला था? इंडिया में होने वाला था, लेकिन इंडिया में इसकी तैयारियां उस हिसाब से नहीं हो पाई ड्यू टू पेंडेमिक और ड्यू टू अनदर रीज़न। तो इसको शिफ्ट कर दिया गया है इंडिया से सर्बिया में। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। ठीक है ना, तो ये जो टूर्नामेंट होने वाला था, जो चैंपियनशिप होने वाली थी, अब सर्बिया में होगी। ये आप याद रखेंगे। इंडिया ने शिफ्ट तो कर दिया, बट इसकी एवज में उसको पेनाल्टी भी चुकानी पड़ी है। पेनाल्टी है $5 लाख। कितनी है? $5 लाख की पेनाल्टी अब इंडिया चुकाएगा, क्योंकि उसने ये टूर्नामेंट को सक्सेसफुली न करा पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज एक्ट के बारे में। पंचायती राज एक्ट, बेसिकली 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, ये कब आया था? 1993 में आया था, हम सब जानते हैं। इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी के हिसाब से पंचायती राज का फ्रेमवर्क पूरे इंडिया में हुआ था। ये कब हुआ था? 1957 में फॉर्म हुई थी कमेटी। 1959 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहला स्टेट कौन है जो पंचायती राज अधिनियम लगाया? वो है राजस्थान, 1959 में। उसके कुछ सालों बाद आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज एक्ट अपने स्टेट में लाया। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने कब लाया? 1993 में लाया। ठीक है ना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं वो आप याद रखेंगे। इसी दिन 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की। वो उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है स्वामित्व स्कीम। बेसिकली इस स्कीम में क्या है कि जो भी रूरल एरिया के लोग हैं,
रूरल एरिया में जो उनकी लैंड है, जो जो जिस लैंड के वो ऑनर हैं, तो उसका एक फिजिकल सर्टिफिकेट देना, ठीक है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड देना। तो प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा सभी को। इससे क्या होगा कि जो भी डिजर्विंग बेनिफिशरीज हैं, जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो वो देने में भी सहूलियत होगी। बहुत से इसके एम हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप समझ गए। और इसकी जो मैपिंग होगी वो मैपिंग होगी ड्रोन से, ड्रोन के द्वारा मैपिंग की जाएगी और मैपिंग करके उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। बेसिकली ये 6 स्टेट्स में अभी फ्लैग एज अ फ्लैगशिप स्कीम चलाया जाएगा। वो स्टेट है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका और हरियाणा। ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का पूछे कितने गांव, और सभी गांव में ये नहीं होगा, फ्लैगशिप स्कीम है तो कुछ गांव को पिक किया जाएगा। उसमें मध्य प्रदेश के 44 विलेजेस हैं, आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के 44 विलेजेस को इस स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में, ठीक है ना। NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये बेसिकली स्प्रेइंग का काम करता है। कोरोना पेंडेमिक में जो स्प्रेइंग हो चल रही है ना, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। तो ये जो स्प्रेइंग किया जा रहा है वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, तो इसमें बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइट रहता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश का स्टेट डे अप्रैल में ही मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? 15 अप्रैल को, ठीक है ना। इसको स्टेट कब मनाया गया था? 1971 में, 15 अप्रैल 1971 में इसको स्टेट बनाया गया था। इसके पहले हिमाचल प्रदेश एक यूटी था, आप ये याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश जब स्टेट बना तो वो 18th स्टेट ऑफ इंडिया था। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया में कितने स्टेट है? इंडिया में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है ना। आप सबको बता दूं कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। वेरएज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 नवंबर 2019 को 2 यूटी के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें कुछ है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसका दिन कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी एक होता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो आप याद रखेंगे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये इसको क्या करता है? लॉन्च करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है फादर ऑफ सिविल सर्विस डे, फादर ऑफ सिविल सर्विस डे, ठीक है। इसका जो पितामह कहे जाते हैं वो कौन है? वो हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं वो हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये गवर्नर जनरल, ये ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में इनकी डेथ हुई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनका जो सेशन था वो आप याद रखेंगे 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, है ना। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान हारे थे 1792 में, उसमें इन्होंने लीड किया था। बेसिकली कॉर्नवालिस साहब जो थे पहले आर्मीज भी थे, आर्मी से फिर वो डिप्लोमेट्स में आए, ठीक है ना। 1776, ये आपको डेट याद होगी, ये अमेरिका के इंडिपेंडेंस की डेट है। तो ये जब ब्रिटेन से वॉर हुआ था तो ये कॉर्नवालिस साहब ने लीड किया था। हाँ जरूर गए थे बट लीड इन्होंने ही किया था, आप ये याद रखेंगे। कॉर्नवालिस साहब को लीगल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है इंडिया में, ठीक है ना। लीगल रिफॉर्म्स लाए थे। सिविल सर्विस डे की बात हुई तो मैं बता दूं कि सिविल सर्विस में बेसिकली IAS, IPS, IFS आते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल याद रखेंगे 312। सिविल सर्विस कितने प्रकार इसमें सर्विसेज होती हैं? वो हैं 24। नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो कब से मनाया जा रहा है सिविल सर्विस डे? ये मनाया जा रहा है 2006 से, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थीम है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, इसको आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ब्लड के बारे में है। ब्लड को हम जानते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है, WBC होते हैं उसमें, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा। हमको प्लाज्मा से बहुत मतलब इसमें, ठीक है ना। प्लाज्मा जो है वो पूरे बॉडी का 55% है, और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलोविश कलर का होता है, बॉडी में पाया जाता है। बेसिकली प्लाज्मा ही वो कंपोनेंट है जिससे एंटीबॉडी क्रिएट होती है। एंटीबॉडी आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना से बच वही रहा है जिसकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी नाम की एक चीज़ आ गई है मार्केट में, प्लाज्मा थेरेपी। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है कोरोना का, अगर वो रिकवर हो गया तो कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसकी एंटीबॉडी सेक्रेट करने की जो पावर है वो अच्छी है। तो उस एंटीबॉडी इट मीन्स वो है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा ही तो एंटीबॉडी सेक्रेट करता है। तो प्लाज्मा क्या करेंगे, तो प्लाज्मा रिकवर्ड मैन का प्लाज्मा निकाल के जो पेशेंट है उसको देंगे, जिसकी वजह से वो भी रिकवर हो जाए। ये प्लाज्मा थेरेपी इन शॉर्ट है, ठीक है ना। प्लाज्मा के बारे में आपको बताऊं तो ये 24 घंटे फ्रोज़न करके, मतलब ठंडी सिचुएशन में इसको रखा जा सकता है, इसको डोनेट किया जा सकता है। वहीं प्लाज्मा का लाइफ स्पैन टाइम आपको याद होना चाहिए कि 1 ईयर होता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का कितना होता है, मात्र 10 दिन। RBC का कितना होता है, 115 से 120 दिन। और WBC का कितना होता है, 13 से 20 दिन। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने ये आपको प्लाज्मा के बारे में बताया। अब एंटीबॉडी बॉडी में है कि नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक टेस्ट होता है वो है एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। एड्स में भी एलिसा टेस्ट को पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का मैं बता दूं फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, आप यह लिख लेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ये एलिसा का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, कोरोना से काउंटर करने के लिए कहीं कहीं ठीक हो जा रही है, सही है, बट फुली 100% अभी भी ये जो टेक्निक है वो सही नहीं है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स मैं आपको बता दूं क्या क्या हो रहा है, कि इसमें इन्फेक्ट होने का थ्रेट है, खतरा है, इनकी इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, रिकवर हो गया है, लेकिन क्या बताओ उसका प्लाज्मा हमारे आया तो हम ही इन्फेक्ट हो गए। वो तो रिकवर हो गया लेकिन हम इन्फेक्ट हो गए, ठीक है ना, एक खतरा। दूसरा है कि आदमी थ्रेट फॉर डिस्टर्ब चीज़ें ना हो जाएं, जो ऑर्गन सही काम कर रहे हैं वो भी कहीं कुछ गलत रिएक्ट करने न लग जाएं, ठीक है ना। जो वीन्स हैं, तो वीन्स पल्मोनरी वीन्स, आर्टरी वीन्स होती हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। और तीसरा है कि जो विज़न है, देखने की जो क्षमता है, वो धुंधली पड़ जाती है प्लाज्मा थेरेपी के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक के रूप में सामने आई हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इमरान खान और ऋषि कपूर जी के बारे में है। ये दोनों अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इनकी फर्स्ट फिल्म पूछी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे इमरान खान की सलाम बॉम्बे है, और ऋषि कपूर जी की है मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी, दोनों की, ये दोनों की नहीं, मतलब इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हेल्थ पेंडेमिक एक्ट। हेल्थ पेंडेमिक एक्ट बेसिकली 1897 में आया था। अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि जो भी मेडिकल वर्कर्स जाते हैं कोरोना टेस्ट करने, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसको अभी हाल फिलहाल अमेंड करके ये कर दिया गया कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल एक्ट ऑफेंस होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इससे क्या होता है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, जेल के अंदर बैठ देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब छोड़ना कब नहीं छोड़ना है, समझ रहे। तो एक प्रकार का डर क्रिएट करना है लोगों में कि मेडिकल वर्कर्स में ये अटैक ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो नेक्स्ट पॉइंट है PSU बैंक के बारे में। PSUs बैंक इस बार क्या हो गए हैं कि आज की डेट में PSU बैंक हो गए हैं 12, याद रखेंगे आप। PSU बैंक बचे हैं सिर्फ 12, बहुत से बैंक हैं जो मर्ज कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है। किसको मर्ज किया गया है, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया है। इलाहाबाद बैंक को किस में मर्ज किया गया है, इंडियन बैंक में। आप ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओरिएंटल बैंक है और एक है यूनाइटेड बैंक। कौन सा बैंक है, यूनाइटेड बैंक। इसको किस में मर्ज किया गया है, PNB में मर्ज किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। और आंध्रा बैंक है एक, आंध्रा बैंक और यूको बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज किया गया है UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने कॉर्नवालिस साहब की फ़ोटो लगाई थी और ये है प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा येलो कलर का होता है, ठीक है ना। और ये इनके प्लेटलेट्स हो गई, आरबीसी डब्ल्यूसी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और येलोविश कलर का जो होगा वही है प्लाज्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड है फर्स्ट है वो है वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं, उड़ीसा डे के बारे में, उड़ीसा स्टेट डे के बारे में। हम सब जानते हैं कि बंगाल अलग हुआ, बंगाल नहीं बिहार अलग हुआ। बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ? 1912 में। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, बिहार और उड़ीसा, तो है ना। तो सेपरेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को ये दोनों अलग हुए। तो 1 अप्रैल को ही हम क्या बना लेते हैं? उड़ीसा स्टेट डे मनाते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग इस बार दिया गया है मणिपुर के ब्लैक राइस को। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। मैंने फ़ोटो आपके लिए लगाई है, ये है ब्लैक राइस मणिपुर का, ठीक है ना। इसको इस बार का जीआई टैग दिया है। ये ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, वो है एंथोसाइनाइन पिगमेंट। एंथोसाइनाइन पिगमेंट ये पाया जाता है इसमें, इस वजह से ये ब्लैक होता है। ये सेम पिगमेंट ब्लूबेरी में भी पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे। वो बेसिकली नीला होता है बट पिगमेंट वही है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक राइस किससे रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है BS6 के बारे में। BS6 आप सब जानते हैं, ये एक स्टैंडर्ड एमिशन रेटिंग है, ठीक है ना। BS मतलब भारत स्टेज, ठीक है। इसके पहले BS4 था हमारे यहाँ, बट 5 को स्किप कर दिया गया है, डायरेक्ट 6 में अपन आ गए हैं। बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से सीधे BS6 में उनके नॉर्म्स को बेसिकली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल से हो गया 2020 से। अब जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो BS6 स्टैंडर्ड की आएंगी, चाहे बाइक्स हों, कार्स हों, है ना, वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस के बारे में। आपने सबने सुना होगा डकवर्थ लुईस। डकवर्थ लुईस बेसिकली क्रिकेट में होता है। ये एक प्रोसेस है जिससे मैच ड्रॉ ना हो, एक फाइनल नतीजा अपने को देखने को मिले, इस वजह से डकवर्थ लुईस लगाया जाता है। इसके जो डिस्कवरर थे, जिसने इसको बनाया था इस एल्गोरिदम प्रोसेस को, वो थे टॉनी लुईस। टॉनी लुईस, इनका भी रिसेंटली डेड हो गए हैं ये, ठीक है ना। डकवर्थ लुईस आया कब था? 1997 में ये मार्केट में, या BCCI क्रिकेट मतलब क्रिकेट सिस्टम में ये आया था, ठीक है ना। ICC ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे टॉमी लुईस ने डकवर्थ लुईस बनाया था, जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे बेसिकली 18 अप्रैल को मनाया जाता है, आप ये याद रखेंगे। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इसकी इस बार की थीम है। हम जानते हैं इंडिया में 38 हेरिटेज साइट है। अभी जो लेटेस्ट बनी है वो है जयपुर सिटी। जयपुर सिटी को लेटेस्ट हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, आप ये लिख लेंगे। हीमोफीलिया बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड है वो क्लॉट ना हो या फिर उसका थक्का ना बने, है ना, तब ये जो रिस्क है वो उसमें वो हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाती है। क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लड निकल ही पड़ा है, बॉडी से निकल ही रहा है ग्रेजुअली, तो ये हीमोफीलिया डिजीज़ में आ जाता है। तो इसको इससे अवेयर होने के लिए ये डे मनाते हैं। 1989 से इसको बनाया जा रहा है। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट हुई, याद रखेंगे। रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ क्लॉटिंग, रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ क्लॉटिंग इस बार की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है 19th एशियन गेम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है 19th एशियन गेम्स। इसका जो वेन्यू है वो आप याद रखेंगे, होंग झाऊ है। होंग होंग झाऊ इसका वेन्यू है, ठीक है। सब लिखा है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे। बेसिकली मैं बता भी रहा हूँ पूरी चीज़ें। हांगझाओ चाइना का एक प्रोविंस है, वहाँ होगा। हमारे यहाँ जैसे स्टेट होता है तो चाइना में प्रोविंस होते हैं, ठीक है ना। इसका मैस्कट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्कट मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपको क्या दिख रहा है? 3 रोबोट्स दिख रहे हैं, यही 3 रोबोट्स मैस्कट है। इनको बोला जा रहा है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो ये इस बार का मैस्कट है 19th एशियन गेम्स का। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑपरेशन संजीवनी के बारे में है। ऑपरेशन संजीवनी बेसिकली किस देश के लिए चलाया गया? तो वो चलाया गया मालदीव्स के लिए, ठीक है ना। ऑपरेशन संजीवनी किस देश के लिए चलाया गया? मालदीव्स। मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले।
ये जो आपको दिख रहा है एयरक्राफ्ट, ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? ये हरकुलस एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। बेसिकली इस ऑपरेशन संजीवनी में ये किया गया है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल जो भी वैक्सीन्स हैं, उसको दिया गया है मालदीव्स को। तो इसमें बेसिकली कौन सी वैक्सीन शामिल है? एक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, और दूसरा है एंटीवायरल बॉडीज़ वैक्सीन, ठीक है ना। 6.2 मिलियन टन वैक्सीन हमने मालदीव्स को दिया है अंडर ऑपरेशन संजीवनी। तो आप ये याद रखेंगे ऑपरेशन संजीवनी के बारे में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाए जाते हैं? आप सब जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थीम है सपोर्ट नर्सेज सपोर्ट मिडवाइव्स। सपोर्ट नर्सेज सपोर्ट मिडवाइव्स। हम सभी जानते हैं इस कोरोना काल में नर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो 24/7 है ना सर्विस दे रही हैं, है ना, पेशेंट्स को। तो कहीं ना कहीं नर्स का बहुत वाइटल रोल है इसमें। तो ये इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे में इसको थीम भी रखा गया है, सपोर्ट नर्सेज सपोर्ट मिडवाइफ्स। ये बनाया कब से जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 1948 से। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विजडम लीडिंग क्रिकेटर। विजडम लीडिंग क्रिकेटर इस बार मिला है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स को हम सब जानते हैं इस बार का जो वर्ल्ड कप है बेन स्टोक्स ने जिताया है। तो कहीं ना कहीं बहुत से इनको अवार्ड मिल रहे हैं, तो उसमें विजडम लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट अभी हाल ही में एक क्लासिकल सिंगर है ना, शांति हीरानंद चावला, आप याद रखेंगे। इनका रिसेंटली डेथ हो गई इनकी, तो ये आप याद रखेंगे शांति हीरानंद चावला कौन थे? ये क्लासिकल सिंगर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ एडीबी। बेसिकली एडीबी क्या है? एडीबी मींस एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा उनके बहुत बड़े शेयर्स हैं इस बैंक में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैं बता दूं तो फिलीपाइंस में है। फिलीपाइंस में इसका हेडक्वार्टर है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1966 में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एडीबी का सबसे बड़ा बोरोवर जो कंट्री है वो है हमारा देश इंडिया। सबसे ज़्यादा कर्ज एडीबी से इंडिया ने अभी तक लिया है। $13 बिलियन का कर्ज अप्रूव हो चुका है एडीबी द्वारा इंडिया के लिए। तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है बायोकॉन के बारे में। बायोकॉन बेसिकली मेडिसिन्स बनाती है ये, है ना। इसका मैं फाउंडर बताना चाहता हूँ, तो किरण मजूमदार शॉ इसकी फाउंडर है, ठीक है, रिलेटेड टू द मेडिसिन प्रोडक्शन बायोकॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली क्या है कि जो रूरल वुमेंस हैं, रूरल और अर्बन, बेसिकली अर्बन वुमेंस को फोकस किया गया है। तो अर्बन वुमेंस जो हैं इनको फंड फैसिलिटेट करने का काम इस स्कीम के तहत होगा। इसमें वुमेंस ये बताएं कि उनका क्या पोटेंशियल है मास्क बनाने का। मास्क बनाए जितना बनाएंगी उनको पर मास्क 11 रुपया दिया जाएगा, ठीक है ना। पर मास्क 11 रुपया उनको दिया जाएगा मंथली। तो ये एक प्रकार की स्कीम है जिससे उनके वुमेन एम्पावर को इन्हेंस करने का काम करेगी ये स्कीम, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं तो खोंगजोम डे के बारे में है। खोंगजोम डे मैं आपको दिखा दूं कि ये पिक है खोंगजोम डो मेमोरियल है, मणिपुर में ही है। ये बेसिकली 1891 में एक वॉर हुई थी मणिपुर एम्पायर और ब्रिटेन के बीच में। आपको दिख रहा होगा ये वही वॉर है ये। तो ये वॉर हुई थी, तो इसमें खोंगजोम खोंगजोम एक एरिया है वहाँ पे ये हुआ था। इस वजह से इसको खोंगजोम डे में हम मनाते हैं अप्रैल मंथ में। तो आप ये याद रखेंगे, ये मणिपुर से रिलेटेड है। ये जो पिक है इस पिक में जिसमें जिसमें कलर्स भरे हुए हैं वो एडीबी के वो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। कनाडा अमेरिका आपका इधर हो गया, ठीक है ना। फ्रेंच गुयाना वाला पोर्शन हो गया आपके। ये एशियन कंट्रीज़ में बहुत से चाइना इंडिया, ठीक है ना, ये पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन। तो टोटल 66 मेंबर्स हैं, आप याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो ये 66 नहीं है, 68 है ना, 68 मेंबर्स हैं। तो ये खोंगजोम डे के बारे में हो गया। ये एशियन डेवलपमेंट के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हो गया। ये मैंने बताया आपको कि ये कौन सा है, ये है जीवन शक्ति योजना के बारे में है, ठीक है ना, जीवन शक्ति योजना के बारे में। खोंगजोम डे आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि सुजलाम सुफलाम स्कीम एक है। सुजलाम सुफलाम
जल संचय अभियान, ठीक है ना। ये स्कीम है गुजरात की। बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या होगा, पॉन्ड, लेक, वेल्स, मतलब मानसून के पहले ये सब डेवलप करेंगे एक बेसिकली एक स्कीम के द्वारा, जिससे बूस्टिंग मिलेंगी सब चीज़ों को, है ना। तो वाटर का स्टोरेज का बेसिकली ये स्कीम है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक ब्रिज बना है अरुणाचल प्रदेश के पास, उस ब्रिज का नाम है डपोरिजो। डपोरिजो नाम की एक ब्रिज है, ये अरुणाचल प्रदेश में बना है। डपोरिजो खुद में एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। ये पुल बेसिकली 50 गाँव को बेनिफिट करेगी, है ना। 50 गाँव को बेनिफिट करेगी इस ब्रिज के द्वारा। ये बनाई किसके द्वारा गई है, BRO, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके द्वारा बनाया गया है। ये जो ब्रिज बनी है किस नदी पर बनी है, तो सुबनसिरी रिवर पर ये ब्रिज बनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, थूकना मना है, ठीक है ना। कहीं भी पब्लिक प्लेस में थूकेंगे तो आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आप डिबेट नहीं कर सकते हैं कि भैया ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, ऐसे बातें नहीं करिएगा, नहीं तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 51, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 51 ये बेसिकली एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में अंडर सेक्शन 51 में ये कहा गया है कि कोई भी सिटीज़न अगर किसी रूल और इंस्ट्रक्शन को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी के तहत थूकना मना है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही बोल के इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। अगर आपने इसका वायलेट किया तो अंडर सेक्शन 51 ये आपको कड़ी सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में और कुछ जानना है तो ये है 2005 में आया था। 2005 में आया था। इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 79 सेक्शंस हैं, याद रखेंगे। और जो मैंने अभी चर्चा की थूकना मना है वो 51 सेक्शन के अंतर्गत आपको सज़ा मिलेगी, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये COP 26 के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। बेसिकली इन लोग कब मिलते हैं, क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग इनको जो भी फैसले लेने होते हैं। ये ग्लासगो में होने वाला था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला था। तो बेसिकली ये क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ कोरोना। ओके, तो आप ये याद रखेंगे कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं CVC के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बेसिकली 1964 में फॉर्म किया गया था। किसने, के संथानम के सिफारिश पर इसको फॉर्म किया गया था। लेकिन ये एक्ट कब बना था ये आप याद रखेंगे, 2003 में जाके ये एक्ट बन गया था, ठीक है। इसके मैंने बताया एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, वो हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी एक IAS है हरियाणा कैडर के, याद रखेंगे आप। बेसिकली CVC एक एडवाइजरी बॉडी होती है ना, एडवाइस देती है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। CVC अगर करती तो है कि भाई जो भी प्रकार के करप्शन जैसे होते हैं ना, करप्शंस में डील करने के लिए CVC एक अपेक्स बॉडी है। तो लेकिन ये एक्शन नहीं ले सकती, एक्शन लेगी CBI द्वारा या फिर उनके CVC के ही कुछ ऑफिसर्स हो गए उनके द्वारा, ठीक है ना। तो CVC खुद का एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। CVC का जो चेयरमैन होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, इसमें एक पैनल होता है, पैनल में PM जो होता है वो चेयरमैन होता है। बाकी जो मेंबर होते हैं तो मेंबर में होम मिनिस्टर एक मेंबर हो जाता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक मेंबर हो जाता है। यही मेंबर चुन लेते हैं किसको, CVC को। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट मैंने ये पिक लगाई है, ये कोठारी जी की पिक है, संजय कोठारी जी की। इनको शपथ कौन दिलवा रहे हैं, हमारे रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जी, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। अभी चीफ जस्टिस बने हैं कौन, दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के। बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट बना था 1862 में
और आपका इसके पहले कौन सा हाई कोर्ट बना था? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये सीक्वेंस है। कोलकाता सबसे पुराना है, 1862 में ये बना है, बट कुछ मंथ का अंतर है। देन बॉम्बे 1862, मद्रास ऑल्सो, ठीक है ना। उसके बाद इलाहाबाद, कर्नाटक, ऐसे चलते गए। कितने हाई कोर्ट है आज की डेट में? 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, ठीक है ना। रिसेंट में कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है। कब बना है? 2019 में बना है, 1 दिसंबर 2019 में बना है आंध्र प्रदेश। और अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे ज़्यादा, जिसकी जुडिशरी एक से ज़्यादा स्टेट में है? वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम का। उसमें उसके अंतर्गत हम 3 स्टेट हैं जिनको देखते हैं। असम को तो देखते ही हैं, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम, इन तीनों स्टेट की जुडिशियल जो हाई कोर्ट है वो आपका गुवाहाटी में ही है, ठीक है ना। तो 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये आप याद रखेंगे आज की डेट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट बॉट के बारे में। इवेंट बॉट बेसिकली एक प्रकार का वायरस है, मेलवेयर वायरस है, जो बेसिकली क्या करता है कि इंटरनेट बैंकिंग जो भी है ना, ऑनलाइन पैसे की चोरी जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन पैसे की चोरी इवेंट बॉट वायरस कर रहा है। ये बेसिकली अभी अमेरिका और यूरोप में भी है, तो इंडिया वाले भी अभी सचेत हो जाएं, क्योंकि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो चोरी हो सकते हैं ड्यू टू दिस वायरस इवेंट बॉट। तो आप एक्टिव रहें। ये बेसिकली होता है एंड्रॉयड यूज़र के मोबाइल्स में। एंड्रॉयड यूज़र के मोबाइल में जो आप यूज़ करते हो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो आपको जल्दी अटैक करेगा। आईफोन वाले निश्चिंत हो जाइए, आप ठीक हैं। एंड्रॉयड वाले बचे रहें, है ना, पैसे जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे, इवेंट बॉट इज़ द बैंकिंग वायरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पीवी सिंधु जी के बारे में। पीवी सिंधु जी के बारे में एक किताब आई है, वो है शटिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप। ये उनके बारे में किताब है, पीवी सिंधु के बारे में। इसको लिखा कौन है? वी कृष्णा स्वामी लिखे हैं, आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। एक मिलिट्री सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट का नाम है नूर। ये सैटेलाइट ईरान के द्वारा भेजा जा रहा है, ईरान के द्वारा नूर मिलिट्री सैटेलाइट है। बेसिकली इसका पर्पज मिलिट्री से रिलेटेड काम को लेके होगा, ठीक है ना। अभी हाल ही में फेसबुक न्यूज़ में रहा, फेसबुक ने क्या किया, बेसिकली जियो का 10% अप्रॉक्स 10% शेयर खरीद लिया है। 10% शेयर खरीदा कितने में है? 5.7 बिलियन, ह्यूज अमाउंट। इतने रुपये में 10% शेयर जियो का खरीद लिया है उसने, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट दिया है इंडिया को कि इंडिया की जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होने की दर है 1.5% से 2.8% की दर से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो लेट्स सी, अभी तो कोरोना है, और भी नीचे जा सकती है, इनफैक्ट नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है ना। देखना बाकी होगा। ये मैंने कुछ पिक्स लगाई थी, आपको समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें।